मूनशेडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा की बात सुनकर स्तंभों पर खड़े लोग घबराए हुए लग रहे थे। 10 लोगों में से अब सिर्फ 5 ही बचने वाले थे। उनमें से आधे तो बाहर होने ही वाले थे। इस समय कई लोगों पर बहुत दबाव था। आने से पहले ही उन्हें पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर भी इस समय दक्ष के स्तंभ पर खड़े नकुल ने समूह को देखा। कुछ लोग घबराए हुए लग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, जो लोग जानते हैं कि वे जीत नहीं सकते, उन्हें नीचे उतर जाना चाहिए। हालांकि नकुल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए 5 लोगों की ओर देखा और कहा, हमारे समूह में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन 5 लोगों को बाहर होना पड़ेगा क्योंकि आप मून शैडो माउंटेन में आए हैं। इसलिए आप यहाँ रह सकते हैं और आपको देखने का अवसर मिलेगा। हम 5 ही क्यों? उन 5 लोगों ने पूछा। उन सब के चेहरे लटके हुए थे। उनमें से एक ने कहा, जब आपने हमें बुलाया था तब तो आपने ऐसा नहीं कहा था। मेरा मतलब यह नहीं था। वैभवराज को हटाया नहीं जा सकता, हरित बिश्नोई को भी नहीं हटाया जा सकता। उसके पास ईश्वरीय इम्प्रिंट राजा शरीर है और दक्ष को भी सब जानते हैं। इसलिए सिर्फ तुम ही जा सकते हो। यही समूह के लिए सबसे अच्छा है, नकुल ने शांति से कहा। नकुल की बात सुनकर 5 लोग गुस्से में दिख रहे थे। इसी समय वैभवराज ने अचानक अपनी आंखें खोली। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई उपाय मिल गया हो। उसने उन 5 योद्धाओं में से एक की आंखों में देखा और उसकी चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। समय बर्बाद मत करो, वैभवराज ने ठंडे स्वर में कहा। 5 लोग उदास लग रहे थे। यह एक दुखद सच्चाई थी। कुछ दिन पहले उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें आमंत्रित किया था और ईमानदार भी दिख रहा था, लेकिन अब पलक झपकते ही उन्हें हटा दिया गया। कितना क्रूर! उनमें से कुछ तो तबाह हो गए थे। उन्होंने इस निर्दयता की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। वे अकेले नहीं थे, अन्य स्तंभों पर भी कई लोगों को इसी स्थिति से गुजरना पड़ा। दक्ष ने ज़ेड माउंटेन क्षेत्र के पहले साधना सम्राट वैभवराज को देखा। वह बेहद ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखें भयानक थीं। वह अपने कौशल से लोगों के साथ छिद्र नष्ट कर सकता था। जल्दी से 5 योद्धा स्तंभ से नीचे कूद पड़े। दक्ष ने सोचा कि अगर वह मशहूर ना होता तो उसे भी बाकियों की तरह बाहर निकाल दिया जाता। दुनिया बहुत क्रूर थी। थोड़े समय बाद सभी स्तंभों पर केवल 5 लोग ही बचे थे। वे सभी प्रतिभाशाली थे। इतने कम समय में ही आधे लोग बाहर हो चुके थे। लगभग 400 लोगों में से केवल 200 लोग ही बचे थे। अब दूसरे दौर का समय है, मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने कहा। उसने भीड़ की ओर देखा और आगे कहा, 5 के समूह अब 5 के दूसरे समूहों से लड़ेंगे। वे पूरे समूह में से 3 लोगों को चुनौती दे सकते हैं और अगर वे 2 लड़ाइयाँ जीत जाते हैं तो वे आगे बढ़ सकते हैं। समूहों के कारण असली नायकों को खोने से बचाने के लिए उन्होंने ये नियम बनाया है। भीड़ ने सोचा, दक्ष का समूह बेहद शक्तिशाली था। ज़ेड माउंटेन क्षेत्र का पहला साधना सम्राट वैभवराज पहले ही एक लड़ाई जीत सकता था और दक्ष भी एक लड़ाई जीत सकता था। वे निश्चित रूप से अगले दौर में जाने वाले थे। मंच पर पहले आने वाला ही पहले चुनौती दे सकता है, मून शैडो माउंटेन के योद्धा ने कहा। अगले ही पल कोई योद्धा मंच पर कूद पड़ा। उसे देखकर भीड़ चौंक गई। वह राजकुमार अर्पित था। वह युद्ध के मंच पर कूदने वाला पहला व्यक्ति था और राजकुमार अर्पित द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति के लिए लोग पहले से ही दुखी थे। तुम राजकुमार अर्पित ने स्तंभ पर खड़े एक समूह की ओर इशारा करते हुए कहा। उन लोगों के चेहरे सख्त हो गए। वे हारना नहीं चाहते थे, लेकिन वे जीत भी नहीं सकते थे। कोई युद्ध के मंच पर कूद पड़ा, लेकिन वह राजकुमार अर्पित का मुकाबला कैसे कर सकता था? राजकुमार अर्पित ने अपनी भावशून्यता ऊर्जा जारी की और पलक झपकते ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को हरा दिया। राजकुमार अर्पित ने पहली जीत हासिल कर ली। इसके बाद प्रतिद्वंदी समूह ने राजकुमार अर्पित के समूह से एक योद्धा को हरा दिया, लेकिन तीसरी लड़ाई राजकुमार अर्पित के समूह ने जीत ली। इस तरह राजकुमार अर्पित का समूह जीत गया और अगले दौर में जाने के लिए योग्य हो गया। भाई वैभवराज, पहले हमें जीत दिलाओ। इस तरह अगले 2 राउंड में भी हमारी ही बढ़त रहेगी, नकुल ने वैभवराज से कहा। वैभवराज ने सिर हिलाया। वह युद्ध मंच पर कूद पड़ा। उसने कुछ लोगों की तरफ देखा। उस समूह के लोगों के चेहरे सख्त हो गए। तुम? वैभवराज ने शांति से कहा। उस समूह में से एक व्यक्ति युद्ध के मंच पर कूद पड़ा। वह अपने समूह का सबसे कमजोर व्यक्ति था। उन्हें वैभवराज से जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि वे उम्मीद कर रहे थे कि वे अगली 2 लड़ाइयाँ जीत जाएंगे। इस समय दोनों योद्धा युद्ध के मंच पर खड़े थे। वैभवराज ने एक कदम आगे बढ़ाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें उसकी आंखों से बाहर निकल रही हो। वे भयानक थी। पलक झपकते ही मंच पर घातक शक्ति उभर आई।
इसी समय उसके होठ हिले और उसके मुंह से शक्ति निकली और प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ी। उसके प्रतिद्वंदी ने अचानक एक भयानक चीख मारी और उसके सातों छिद्रों से भारी मात्रा में खून बहने लगा। फिर वैभवराज ने अपना हाथ हिलाया और दुश्मन को उसके स्तंभ की ओर वापस धकेल दिया। यह एक करारी हार थी। दूसरी लड़ाई हरित बिश्नोई, तुम जाओ। नकुल ने हरित बिश्नोई से कहा। ठीक है। हरित बिश्नोई ने सिर हिलाते हुए कहा और युद्ध के मंच पर कूद पड़ा। उसका प्रतिद्वंदी भी उसके सामने उतरा। उसकी ऊर्जा भयानक थी। वजह हरित बिश्नोई ने अपनी ऊर्जा जारी की और युद्ध मंच के ऊपर ईश्वरीय इम्प्रिंट प्रकट हुए। ये राजा ऊर्जा का अद्भुत प्रदर्शन था। हरित बिश्नोई वाकई बहुत ताकतवर है। विश्वेंद्र और माधव भी वाकई बहुत ताकतवर होंगे। इन 2 सालों में मैंने बहुत धीमी प्रगति की है। मैंने बस अपनी शारीरिक शक्ति में सुधार किया। दक्ष ने सोचा, पवित्र शहर में सेलेस्टियल रैंकिंग सूची के पाथफाइंडर दिवस को कई साल बीत चुके थे। उस समय विश्वेंद्र मध्यम स्तर का साधना सम्राट था। वह दक्ष के समान साधना स्तर पर था, लेकिन अब बहुत समय बीत चुका था। दक्ष पहले ही ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर पहुंच चुका था। बाकी सभी शायद उसी स्तर पर थे। आखिरकार भले ही वे उस समय युद्ध में उसके जितने ताकतवर नहीं थे, लेकिन तब वे स्वर्गीय इरादे को भी नहीं समझते थे। जिन लोगों के राजा जैसे शरीर थे, वे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उनकी ताकत भी बढ़ती गई। समय के साथ उनकी लड़ने की क्षमता भी भयानक होती गई। इधर हरित बिश्नोई की 3000 ईश्वरीय इम्प्रिंट आसमान में प्रकट हुए और उसके स्वर्गीय इरादे के साथ मिलकर उसके प्रतिद्वंदी पर टूट पड़े। अंततः हरित बिश्नोई जीत गया। अंतिम लड़ाई के लिए नकुल ने अधीरा को भेजा और अंततः अधीरा भी जीत गई। इस लड़ाई के साथ ही नकुल का समूह अगले दौर के लिए योग्य हो गया। इसके बाद आगे की लड़ाइयां बेहद रोमांचक थी। समूह लगातार हारते रहे। इसी बीच एक समूह के किसी व्यक्ति ने प्रतिद्वंदी समूह के तीनों योद्धाओं को एक साथ चुनौती दी और उन्हें हरा दिया। कुछ लोगों ने उस योद्धा को पहचान लिया। वह सेलेस्टियल ड्रैगन क्षेत्र का एक भयानक योद्धा था, जिससे सब कुछ समझ आ गया कि उसने एक साथ तीनों योद्धाओं को कैसे हराया। कुछ घंटों बाद स्तंभों पर केवल 80 लोग ही बचे थे। बाकी लोग बाहर कर दिए गए थे और वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग नहीं ले पाएंगे। अब तीसरे दौर का समय है। इस तीसरे दौर में और भी ज्यादा लोग बाहर हो जाएंगे। समूह के 5 सदस्यों में से प्रत्येक को लड़ना होगा। उन्हें 3 बार जितना होगा। जो लोग विजेताओं के समूह में हैं, लेकिन अपनी लड़ाई हार जाते हैं तो वे भी बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा हारने वाले समूह का योद्धा किसी भी विजेता समूह के 3 योद्धाओं को चुनौती देकर अगले दौर में जाने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने कहा, सबसे कमजोर लोग जल्दी जल्दी बाहर हो रहे थे। अंत में केवल सबसे वीर ही बचेगा। अगर कोई समूह हार जाता है, लेकिन उस समूह का सबसे ताकतवर योद्धा विजेता समूह के 3 योद्धाओं को चुनौती देकर उनसे जीत जाता है, तो वह आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। इस तरह वह अपने समूह की वजह से पीछे नहीं हटेगा। वह अपनी ताकत पर भरोसा करके आगे बढ़ सकता है। भीड़ ने कहा, यह नियम ताकतवर योद्धाओं के लिए सबसे अच्छा था। वे अपनी ताकत पर भरोसा करके आगे बढ़ सकते थे। इस बार मैं विरोधियों को बेतरतीब ढंग से चुनूंगा, उस व्यक्ति ने शांति से कहा। उसने 5 लोगों के 2 समूहों की ओर इशारा किया और फिर वे दोनों समूह लड़ने लगे। उनकी लड़ाइयां अविश्वसनीय थी। इस समय अगर कोई समूह जीत भी जाता तो भी उसके 2 सदस्य बाहर हो सकते थे। अब योद्धा जीतने और बाहर होने से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार थे। कई लड़ाइयों के बाद केवल सबसे मजबूत लोग ही बचेंगे। इस समय दक्ष गंभीर था। वह लड़ाइयों को देख रहा था। हर बार 2 समूहों के बीच लड़ाई में कम से कम 5 लोग बाहर हो जाते थे। एक समूह सभी लड़ाइयां नहीं जीत सकता था, या कम से कम ऐसा हुआ ही नहीं था। इसलिए हर बार कम से कम 5 लोग बाहर हो जाते थे। आर्निक को बाहर कर दिया गया। दक्ष ने हैरान होकर कहा, वागधीश और बाकी लोग भी उसी समूह में थे। दया, आर्या और आर्निक पहले ही बाहर हो चुके थे। अब सिर्फ वागधीश, आहिल और मून शैडो माउंटेन का एक सदस्य ही अपने समूह से बाहर नहीं हुए थे। तुम्हारे 2 समूह लड़ो। इस समय मून शैडो माउंटेन के योद्धा ने कहा। वह एक तरफ दक्ष और उसके समूह की ओर और दूसरी तरफ राजकुमार अर्पित के समूह की ओर इशारा कर रहा था। उन दोनों के पास प्रथम साधना सम्राट थे। इस समय भीड़ बहुत उत्साहित दिख रही थी। एक समूह को बाहर होना ही था, लेकिन राजकुमार अर्पित और वैभवराज लड़ने वाले नहीं थे। अगर एक समूह बाहर भी हो जाता तो वे 3 लोगों को चुनौती देकर योग्यता प्राप्त करते। वरना अगर 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक से पहले किसी प्रथम साधना सम्राट को बाहर कर दिया जाता तो यह अच्छा नहीं होता। इधर राजकुमार अर्पित युद्ध के मंच पर कूद पड़ा। नकुल ने दक्ष को देखा और कहा, दक्ष, आप इससे लड़ें।
हरित बिश्नोई ने पहले ही दिखा दिया था कि वह कितना ताकतवर है। नकुल और वैभवराज राजकुमार अर्पित के समूह के बाकी सदस्यों को हरा सकते थे। अधीरा भी ताकतवर थी, वे सब जीत सकते थे। इसलिए अब वे सोच रहे थे कि दक्ष से छुटकारा पाना ही सबसे अच्छा उपाय है। राजकुमार अर्पित से लड़ाई। दक्ष ने हैरान होकर कहा। जब दक्ष ने नकुल की बात सुनी तो वह हैरान रह गया। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक अभी शुरू भी नहीं हुई थी और वे उसे राजकुमार अर्पित के खिलाफ रहे थे। नियम ये था कि केवल हारने वालों के समूह में शामिल विजेता ही 3 लोगों को चुनौती दे सकते थे और आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर सकते थे। इसलिए अगर दक्ष राजकुमार अर्पित के खिलाफ लड़ता तो उनमें से एक निश्चित रूप से बाहर हो जाता और 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग नहीं ले पाता। नियम ये था कि केवल हारने वालों के समूह में शामिल विजेता ही 3 लोगों को चुनौती दे सकते थे और आगे बढ़ने की योग्यता प्राप्त कर सकते थे। इसलिए अगर दक्ष राजकुमार अर्पित के खिलाफ लड़ता तो उनमें से एक निश्चित रूप से बाहर हो जाता और 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग नहीं ले पाता। इधर राजकुमार अर्पित का चेहरा भी अजीब लग रहा था। दक्ष और राजकुमार अर्पित दोनों ही डार्क नाइट क्षेत्र से आए थे और राजकुमार अर्पित बहुत आत्मविश्वासी था, लेकिन उसे यह अजीब लगा कि वह दक्ष के खिलाफ लड़ेगा, खासकर जब उसे उम्मीद थी कि दक्ष 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेगा। वह भी इस समय दक्ष से नहीं लड़ना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि दक्ष उसके साथ 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक प्रतियोगिताओं के शीर्ष में स्थान बना पाएगा। इस समय दक्ष और राजकुमार अर्पित का विचार एक ही था। दक्ष ये भी जानता था कि राजकुमार अर्पित के पास भावशून्यता स्वर्गीय इरादा है और उसे ये भी पता था कि राजकुमार अर्पित का 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेना जरूरी है, वरना यह एक अफसोस की बात होगी। इसलिए दक्ष ने नकुल की ओर देखा। नकुल ने उसे आमंत्रित किया था। तीनों ने उससे बहुत अच्छे शब्द कहे थे। बेशक नकुल को शुरुआत में उसकी जरूरत थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई अप्रत्याशित घटना घटे। वह प्रक्रिया के इस चरण तक पहुंचना चाहता था। वैभवराज, हरित बिश्नोई और दक्ष की बदौलत वह यहां तक पहुंच पाया। लेकिन अब हालात बदल गए थे। दक्ष उनके समूह में था। उन्हें अब किसी से छुटकारा पाना था और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दक्ष से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। नकुल और वैभवराज को यह सुनिश्चित करना था कि वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग ले सकें। तुम पहले युद्ध के लिए जाओ, दक्ष ने शांति से कहा। जब नकुल ने दक्ष की बात सुनी तो उसने भय चढ़ाए और उसे ठंडी नजरों से देखा। वैभवराज और वह इस बैठक के लिए योग्य माने जाते थे। अगर जरूरत पड़ी तो वे हरित बिश्नोई को भी हरा देंगे और उसे बाहर कर देंगे। हालांकि इस समय दक्ष नकुल को देख रहा था और उसे खुद राजकुमार अर्पित के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहा था। इधर आसपास के लोग खुश लग रहे थे। उस समूह में एक समस्या थी। उन्होंने अपनी सारी लड़ाइयां जीती थी, लेकिन अब नियम अलग थे। अगर किसी समूह में कोई हार जाता तो समूह के जीतने पर भी उसे बाहर कर दिया जाता। हम ये राउंड हारते हैं। दक्ष हार गया, नकुल ने मून शैडो माउंटेन के योद्धा से उदासीनता से कहा। उसकी बात सुनकर मून शैडो माउंटेन का योद्धा चौंक गया और दक्ष ने कहा, मैं आपके साथ गठबंधन करने के लिए सहमत हूं, लेकिन मैं आपके आदेश मानने के लिए कभी सहमत नहीं हुआ। मास्टर, ऐसा कोई नियम नहीं है ना? वास्तव में ऐसा कोई नियम नहीं है। मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने सिर हिलाते हुए और दक्ष की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, इसलिए नकुल मुझे आदेश नहीं दे सकता। दक्ष ने शांति से कहा, लेकिन समूह से किसी को तो लड़ना ही होगा। आप मिलकर फैसला कर सकते हैं। मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने कहा, कैसे तय करें? नकुल और अधीरा साथ है, वे चाहते हैं कि मैं बाहर हो जाऊं। दक्ष ने शांति से कहा, तो फिर आप क्या सोचते हैं? मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने पूछा। भले ही मेरा समूह हार मान ले, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं ये लड़ाई हार गया हूं। अगर कोई कहता है कि मैं हार गया हूं तो उन्हें राजकुमार अर्पित से लड़ने की जरूरत नहीं है। वे सीधे मुझसे लड़ सकते हैं। अगर मैं हार गया तो मैं हार जाऊंगा, अगर मैं जीत गया तो वे हार जाएंगे, वरना मैं भी समूह छोड़कर अकेले लड़ने को तैयार हूं। दक्ष ने शांति से कहा, क्या मजाक है? तुम समूह नहीं छोड़ सकते। तुम हमें क्या समझते हो? नकुल ने दक्ष की ओर एक कदम बढ़ाते हुए और उसकी ओर उंगली उठाते हुए कहा। माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। दक्ष को लगा कि नकुल उस उंगली से उसे छुरा घोंकना चाहता है। गठबंधन आपकी परिभाषा पर भी निर्भर नहीं करता। दक्ष ने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। हवा में ऊर्जाएं फैलने लगी। दक्ष ने नकुल की ओर अपनी उंगली बढ़ाई और तलवार ऊर्जाएं उसकी उंगली पर संघनित होकर आत्मिक तलवार में बदल गई। दोनों उंगलियों से निकलने वाली ऊर्जाएं आपस में टकराए और उनके बीच हवा में दरारें पड़ गई।
ये देखकर वैभवराज और बाकी लोग भय चढ़ाते हुए वहां से हट गए। एक आंतरिक लड़ाई शुरू हो गई थी। हालांकि दक्ष ने लड़ाई नहीं की, इसलिए नहीं कि उसकी हिम्मत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसे नहीं लगा कि राजकुमार अर्पित से लड़ने का ये सही समय है। ऐसा सोचने वाला वह अकेला नहीं था। वैभवराज भी दक्ष जैसा ही सोच रहा था। वैभवराज के लिए भी राजकुमार अर्पित से लड़ने का ये सही समय नहीं था। वे दोनों अपने अपने क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट थे। वे लड़ते, लेकिन इस समय नहीं। इसलिए वैभवराज भी राजकुमार अर्पित से लड़ने के लिए आगे नहीं आया। नकुल के लिए उसके समूह के सदस्य सिर्फ उसके मोहर थे। दक्ष को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह केवल दक्ष का इस्तेमाल कर रहा था। वह ऐसे तुच्छ लोगों से घृणा करता था। अब जब वे उसकी बलि चढ़ाना चाहते थे तो वह गुस्से से भड़क उठा। घृणास्पद, नकुल ने चिल्लाते हुए कहा। स्तंभ पर भयानक ऊर्जाएं फैल गई। दक्ष ठीक उसके सामने था। इतनी कम दूरी पर साधारण साधना सम्राट भी उन ऊर्जाओं के कारण मर जाते। चले जाओ, दक्ष ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा। नकुल के दिमाग में आवाजें गूंज उठी और मृत्यु ऊर्जा उसकी आंखों और ईश्वरीय चेतना में घुस गई। इसी समय दक्ष ने उसकी दिशा में मुक्का मारा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी चीज को कुचल सकता है। इस समय ऊर्जा ने दोनों योद्धाओं को घेर लिया। हवा में गड़गड़ाहट और विस्फोट की आवाजें फैलने लगी। भीड़ ने देखा कि नकुल को पीछे धकेला जा रहा है। वह हवा में खड़ा होकर अपना संतुलन वापस पाने की कोशिश कर रहा था। दक्ष के मुंह से वह पीछे धकेल दिया गया था। उसने दक्ष को ठंडी नजरों से देखा। दक्ष उसकी ओर कूद पड़ा। उसका वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो और फिर अपनी मर्जी से मुझसे छुटकारा पा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए योग्यता हासिल करने के लिए हमारा इस्तेमाल कर सकते हो? तो मैं यही निष्कर्ष निकालता हूं कि तुम योग्यता हासिल करने के लिए ताकत पर निर्भर रहने के लायक नहीं हो। तुम बेतुके हो, तुम बेशर्म हो। दक्ष नकुल को अपमानित कर रहा था। इससे वह गुस्से से लाल हो गया। उसने अपना मुंह लंबा कर लिया, खासकर जब से उसे दक्ष ने पीछे धकेला था। दक्ष जो कह रहा था वह बेबुनियाद नहीं था। नकुल वास्तव में बेशर्म था। वह उनका इस्तेमाल करना चाहता था ताकि वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में हिस्सा ले सके। मैं उससे लड़ूंगी, अचानक अधीरा ने कहा और युद्ध के मंच पर कूद पड़ी। ये देखकर भीड़ फिर से हैरान रह गई। अधीरा नकुल की मदद कर रही थी। दक्ष ने अभी अभी नकुल को हराया था, इसलिए नकुल यह नहीं कह सकता था कि दक्ष हार गया, वरना भीड़ उसका मजाक उड़ाती। किसी भी हालत में नकुल संतुष्ट नहीं था। अधीरा ने नकुल के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला कर लिया था। नकुल वाकई बहुत ताकतवर था और अधीरा को उस पर पूरा भरोसा था। उसे नहीं पता था कि दक्ष ने उसे पीछे कैसे धकेला था, लेकिन उसकी राय में नकुल बहुत लापरवाह था। दरअसल अगर कोई भी दक्ष के खिलाफ करीबी मुकाबले में लड़ता तो यही होता। दक्ष की शारीरिक शक्ति अविश्वसनीय थी। नकुल बेहद ताकतवर था। दक्ष को इस बात का एहसास था, लेकिन वह खुद भी कितना ताकतवर था ये भी जानता था। तुम अब भी बाहर रहोगे, नकुल ने दक्ष की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए कहा। वह स्तंभ पर वापस आ गया और दक्ष की ओर देखना बंद कर दिया, बल्कि युद्ध के मंच पर नजरें गड़ाए रहा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी बर्फ जैसी ठंडी रोशनी से भरी हुई थी। इधर अधीरा राजकुमार अर्पित से जीत नहीं पाए और तेजी से हार गई। ये देखकर किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरी लड़ाई के लिए नकुल आगे बढ़ा। वह अभी भी गुस्से में दिख रहा था। उसका प्रतिद्वंदी बेहद ताकतवर था, लेकिन नकुल ने अपने प्रतिद्वंदी को परास्त कर दिया और जल्दी ही जीत हासिल कर ली। तीसरी लड़ाई में वैभवराज ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। चौथी लड़ाई में हरित बिश्नोई ने युद्ध लड़ा। उसने अपने प्रतिद्वंदी को कुचल दिया और वह भी जीत गया। वे 3 बार जीत चुके थे। उनका समूह जीत चुका था। हालांकि नियमों के अनुसार दक्ष को लड़ना ही था, इसलिए वह लड़ा और जीत गया। लोग उनके समूह को देखकर दंग रह गए। अगर राजकुमार अर्पित उनके दुश्मनों के समूह में ना होते तो वे 5 लड़ाइयां जीत सकते थे। वैभवराज, नकुल, दक्ष और हरित बिश्नोई सभी जीत गए थे। वे सभी बेहद ताकतवर थे। दुश्मनों के समूह में केवल राजकुमार अर्पित ही जीत पाए। अगर लोग बाहर होते रहे तो उसमें कौन बाहर होगा? दक्ष और नकुल के बीच पहले से ही तनाव है। भीड़ ने सोचा जो जीत गए थे और विजेता समूहों में थे वे स्तंभों पर रह सकते थे। लगभग 400 शक्तिशाली योद्धाओं में अब केवल 40 ही बचे हैं। भीड़ ने कहा इस समय 400 शक्तिशाली योद्धाओं में से केवल 40 ही बचे थे और बाकी को बाहर कर दिया गया था। इस समय कुछ लोगों ने भौहें चढ़ाई तो कुछ ने आ भरी।
जो लोग नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने वाले थे वे सभी भयानक रूप से शक्तिशाली थे। हालांकि असली युद्ध नौद्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान शुरू होंगे। इसके अलावा मून शैडो माउंटेन को अब भी लग रहा था कि 40 लोग बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी बात खत्म नहीं हुई थी। वे अब भी लोगों को हटाना चाहते थे, लेकिन समूह अब बराबर नहीं थे। कुछ समूहों में 3 लोग थे, कुछ समूहों में 4 लोग थे और कुछ दुर्लभ समूहों में अब भी 5 लोग थे। कुछ दुर्लभ समूहों में तो सिर्फ एक ही व्यक्ति बचा था। वे लोग ऐसे लोग थे जिनका समूह हार गया था और उन्होंने 3 योद्धाओं को चुनौती देकर जीत हासिल की थी। इस समय मून शैडो माउंटेन का शक्तिशाली योद्धा हवा में खड़ा भाव शून्य भाव से देख रहा था। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, मून शैडो माउंटेन 30 लोगों को चुन सकता है, इसलिए 10 लोगों को बाहर करना होगा। हमारे पास 10 समूह है, प्रत्येक समूह एक व्यक्ति को बाहर करने के लिए चुन सकता है। अगर कोई असहमति है तो आप समस्या को सुलझाने के लिए लड़ सकते हैं। बाहर होने वाले लोग 3 विजेताओं को चुनौती दे सकते हैं। अगर वे जीत जाते हैं तो वे आगे बढ़ सकते हैं और हारने वाले बाहर हो जाएंगे। मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने शांति से कहा। इस समय योद्धा घबराए हुए थे क्योंकि यह आखिरी राउंड था। उन्हें 10 लोगों को बाहर करना था। बिल्कुल सही, 10 ग्रुप बचे थे, प्रत्येक में से एक को बाहर होना था। इस समय योद्धा घबराए हुए थे क्योंकि यह आखिरी राउंड था। उन्हें 10 लोगों को बाहर करना था। बिल्कुल सही, 10 ग्रुप बचे थे, प्रत्येक में से एक को बाहर होना था। इस समय मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने एक समूह की ओर देखा जिसमें केवल 3 लोग थे और उसने कहा, तुम किसे बाहर करना चाहते हो? उस समूह के तीनों योद्धाओं ने मुंह बनाया हुआ था। वे वहां पहुंचने के लिए बेहद ताकतवर थे। अब अगर कोई 3 लोगों से लड़कर जीतना चाहे तो यह वाकई मुश्किल होगा क्योंकि वहां सिर्फ सबसे ताकतवर योद्धा ही बचे थे। हालांकि नियम कोई नहीं बदल सकता था। उस समूह में 2 लोग एक ही समय में तीसरे व्यक्ति को देख रहे थे। उस व्यक्ति ने मुंह बनाया। अब तक सभी लड़ चुके थे, इसलिए लोगों को सबकी ताकत का एहसास था। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी ताकत छिपाई हो, लेकिन ऐसे लोग कम ही थे। जिस व्यक्ति को बाकी 2 योद्धा देख रहे थे, वह योद्धा वास्तव में उनके समूह का सबसे कमजोर व्यक्ति था। उसने कुछ नहीं कहा और हार मान ली। उसने फिर भी 3 लोगों को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन वह जल्दी ही हार गया। उसे बाहर कर दिया गया। अब वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग नहीं ले पाएगा। इधर दक्ष ने उन लोगों को देखते हुए सोचा, नायक अब खत्म हो रहे हैं। जो 2 लोग बचे हैं वे बेहद ताकतवर हैं। शुरुआत में लगभग 400 लोग थे और अब सिर्फ 30 ही योग्य होंगे। ये बहुत क्रूर है। इधर एक के बाद एक लोग बाहर होते गए। माहौल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। आखिरकार दक्ष के समूह की बारी आई। कई लोगों ने उन्हें ध्यान से देखा। जेड माउंटेन क्षेत्र के प्रथम साधना सम्राट वैभवराज, मून शैडो माउंटेन का नकुल, राजा जैसा शरीर वाला हरित बिश्नोई और दक्ष, ये चारों लोग बेहद ताकतवर थे। इनमें से कोई भी बाहर होना स्वीकार नहीं कर रहा था। इस समय नकुल ने दक्ष की ओर देखा। दक्ष ने नकुल की ओर देखा। क्या तुम 3 लोगों को एक साथ चुनौती दोगे या पहले हमें लड़ना होगा? दक्ष ने शांति से कहा। नकुल ने उसे बहुत ठंडे अंदाज में देखा। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दक्ष पहले ही बोल चुका था, मानो नकुल ही सबसे ज्यादा बाहर होने का हकदार था। वैभवराज का बाहर होना साफ तौर पर नामुमकिन था। दक्ष और नकुल के बीच झगड़ा चल रहा था। हरित बिश्नोई ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसका कोई लेना देना ही ना हो। इसलिए दक्ष और नकुल एक दूसरे को बाहर करना चाहते थे। दरअसल हरित बिश्नोई की किस्मत अच्छी थी कि दक्ष और नकुल के बीच तनाव था, अन्यथा हरित बिश्नोई बाहर होता। यही तो मैं कहना चाहता था। नकुल ने शांति से कहा, ध्यान से सोचो, हम लड़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर तुम घायल हो गए तो 3 लोगों को चुनौती देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, और इस तरह तुम 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग नहीं ले पाओगे। दक्ष ने शांति से कहा। नकुल ने उसे ठंडेपन से देखा और कहा, आओ। वह कूदकर युद्ध मंच पर उतरा और दक्ष को घूरने लगा। उसकी आंखें हत्या से भरी हुई थी। स्वर्गीय ऊर्जा हवा में भर गई और उसकी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आसमान तक पहुंच गई। दक्ष ने नकुल की ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दक्ष युद्ध मंच पर उतरा। इसी समय नकुल ने अपना हाथ बढ़ाया और सुनहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक विशाल सुनहरे हथौड़े में बदल गई। हथौड़ा शोधन तकनीक, भीड़ ने धीरे से कहा। मून शैडो माउंटेन के सदस्य शस्त्र साधना का अभ्यास करते थे, इसलिए उनके हथियार शक्तिशाली थे। इधर दक्ष ने उदासीनता से नकुल की ओर देखा।
उसके शरीर से भयानक ऊर्जाएं बाहर निकली और उसके सिर के ऊपर एक भयानक काली तलवार प्रकट हुई। वह बेहद तेज और भयानक रूप से कंपन करती हुई दिख रही थी। हथियार राजा का इरादा, भीड़ ने हैरान होकर कहा। भीड़ ने भय चढ़ाए। क्या वह दक्ष की मार्शल स्पिरिट थी? उसका ऐसा इरादा क्यों था? भीड़ सोचने लगी। उस तलवार की ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं भयानक थी। वह नकुल की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। इधर नकुल ने भय चढ़ाए और उसका सुनहरा हथौड़ा हिल गया। उस पर डिप्लॉयमेंट रोशनियां चमक उठी। नकुल अपना हथौड़ा उठाते हुए हवा में ऊपर उठा। आसमान में काले बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। एक भयानक शक्ति हवा में भर गई और आकाश को कुचलने की कोशिश करने लगी। कितनी प्रबल ऊर्जा है! ये शक्ति सचमुच दमनकारी है। भीड़ ने सुनहरी रोशनियों को घूरते हुए कहा। सुनहरी रोशनियां और भी तेज होती जा रही थी। उनकी स्वर्गीय ऊर्जा अविश्वसनीय लग रही थी। इधर दक्ष बस नकुल को ठंडेपन से देखता रहा। उसकी भयानक तलवार अब कानों को चीर देने वाली ध्वनि के साथ गूंज रही थी। धरती, आकाश और प्रकृति की सभी चीजों की शक्ति तलवार में समाहित होकर एक हो गई। साथ ही उसके चारों ओर भयानक डिप्लॉयमेंट के निशान भी बनने लगे। दक्ष ने विनाशक डिप्लॉयमेंट मंत्र की शक्ति को संगठित करना शुरू कर दिया और तलवार धीरे धीरे उसके साथ मिल गई। उसकी ऊर्जाएं भी और ज्यादा दमनकारी होती ही ऐसा लग रहा था जैसे उस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। हवा में भयानक ऊर्जाओं की ध्वनियां गूंज रही थी। नकुल का हथौड़ा आकाश में लहरा रहा था। उसकी ऊर्जा देखकर लोगों के दिल धड़क रहे थे। हथौड़ा और भी विशाल हो गया और उसके चारों ओर हथौड़ों की कई परछाइयां दिखाई देने लगी जो दक्ष की ओर निशाना साध रही थी। जाओ, दक्ष ने कहा। उसकी विशाल तलवार नकुल के विशाल हथौड़े की ओर बढ़ गई। विशाल तलवार के चारों ओर एक काला राक्षसी भवन प्रकट हुआ और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। हथौड़े की सारी परछाइयां नष्ट हो गई और हथौड़ा और विशाल तलवार एक भयानक टक्कर में टकरा गए। हवा में गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी और ऊर्जाएं चारों ओर बिखर गई। नकुल एक बार फिर पीछे की ओर फेंका गया। उसका विशाल सुनहरा हथौड़ा टूट गया, लेकिन तलवार उसकी ओर बढ़ती रही। ब्रेक, नकुल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा और तलवार की ओर मुक्का मारा। नकुल के मुक्के ने हवा को जोर से हिला दिया। ऐसा लगा मानो उसके आसपास की जगह दहने वाली हो। उसके मुक्के ने आखिरकार तलवार को रोक दिया। इसी समय एक तूफान उसकी ओर गरजता हुआ आया। नकुल ने एक काली मुट्ठी को अपनी ओर बढ़ते देखा जिसके चारों ओर जगह विकृत हो रही थी। नकुल ने उसे रोकने के लिए अपनी मुट्ठी उठाई और काली मुट्ठी पर मुक्का मारा। अगले ही पल हवा में हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दी। नकुल की हड्डियां टूट चुकी थी। वह फिर से चकनाचूर हो गया और पीछे की ओर उड़ गया। वह गुस्से से चिल्लाया और चमकदार रोशनी दक्ष के मस्तिष्क में घुस गई। मरो, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। हवा में भयानक मृत्यु ऊर्जाएं फैल गई। दक्ष ने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाई और नकुल की ओर जोरदार मुंह मारे। दक्ष के मुंह से नकुल फिर से उड़ गया। भीड़ ने नकुल को खून से लथपथ और खून खांसते हुए गिरते देखा। वह आसमान से जमीन पर गिरा और ये देखकर लोगों के दिल धड़कने लगे। कितना ताकतवर वह विशाल तलवार और उसकी शारीरिक शक्ति भयानक है। भीड़ ने हैरान होकर कहा। भीड़ हैरानी से दक्ष को देख रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतना अहंकार दिखाया। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में शायद उसका स्थान काफी अच्छा होगा। भीड़ ने सोचा। इधर दक्ष ने नकुल को उठते हुए देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने के योग्य नहीं है। फिर वह मुड़ा और अपने स्तंभ पर वापस चला गया। अब हरित, बिश्नोई, दक्ष और वैभवराज बचे थे। इधर नकुल का चेहरा पीला पड़ गया। वह अभी भी खून खांस रहा था। मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने नकुल से कहा, या तो तुम 3 लोगों को चुनौती दो या हार मान लो। जब नकुल ने ये सुना तो उसका चेहरा विकृत हो गया। वह 3 लोगों को कैसे चुनौती दे सकता था? वे सभी लोग नायक थे। वह नहीं जीत सकता था। मैं हार मानता हूं, नकुल ने दक्ष को घूरते हुए कहा। हालांकि दक्ष ने उसकी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। नकुल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। दक्ष 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। इधर उनकी लड़ाई के बाद और अधिक लोग मारे गए। लड़ाई जारी रही। आप सभी को बधाई। अब आप 30 लोग बचे हैं। आप 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेंगे। हालांकि बाकी लोग अभी भी देख सकते हैं। मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर वे सभी उदासीनता से मुस्कुरा उठे। हालांकि जो लोग बाहर हो गए थे वे बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। वे हताश, उदास और निराश थे। वे बस देख पा रहे थे। ठीक है, अब तुम लोग विदा हो सकते हो।
1 महीना और 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए तैयार हो जाओ। मून शैडो माउंटेन के शक्तिशाली योद्धा ने कहा। उसने अपना हाथ हिलाया और सभी योग्य प्रतिभागियों की ओर हार उड़े। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और अपनी ईश्वरीय चेतना को हार के अंदर डाल दिया। यह हार एक सुरक्षा हार था। जैसे कि पहले श्रीजीत ने दक्ष से कहा था, अगर दक्ष के पास सुरक्षा हार होगा तो कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बाद सभी लोग हवा में उठे और चले गए। परीक्षा खत्म हो चुकी थी। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों का चयन हो चुका था। 1 महीना और वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में हिस्सा लेंगे। दक्ष का कमरा। दक्ष अपने कमरे की ओर वापस जाने लगा। इस समय कुछ लोग उसके साथ थे। वे रेड क्लाउड क्षेत्र के लोग थे। दिया ने दक्ष से कहा, भाई दक्ष, मैं कुछ गोलियां बनाने में तुम्हारी मदद करूंगी। ये तुम्हें शारीरिक या मानसिक चोट लगने पर ठीक होने में मदद करेंगी। अगर तुम 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान घायल हो गए तो ये तुम्हारे काम आएंगी। बेशक यही सबसे अच्छा होगा कि तुम्हें कुछ ना हो। हालांकि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में बहुत से लोग भाग लेने वाले थे, लेकिन किसी को भी सेलेस्टियल विश शाइन के बारे में कुछ नहीं पता था। कई लोगों के लिए यह शाइन रहस्यमय था। केवल डिवाइन फायर सिटी के शक्तिशाली समूहों को ही उन शाइनों के लोगों से मिलने का अवसर मिलता था। दक्ष को उन शाइनों के बारे में जानने की उत्सुकता थी, लेकिन उसने उनके बारे में कोई खोजबीन नहीं की। उसे पूरा यकीन था कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान उसे उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक से उसे साधना जगत के हृदय के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। मैं आत्मिक गोली ले लूँगा, लेकिन मुझे अन्य गोलियों की ज़रूरत नहीं है। मैं जीवन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूँ। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की बात सुनकर दिया की आंखें चमक उठी और उसने कहा, भाई दक्ष, आप कई प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जानते हैं। वास्तव में बहुत से। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा कि भले ही मैं 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग नहीं ले पाऊंगी, फिर भी मुझे आपको और भाई वागधीश को देखकर खुशी होगी। एक दूसरे के खिलाफ मत लड़ना, दिया ने वागधीश की ओर देखते हुए कहा। दक्ष और वागधीश ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वे दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें लड़ना पड़ा तो दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटे। दक्ष और वागधीश ने एक दूसरे की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वे दोनों एक दूसरे से लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन अगर उन्हें लड़ना पड़ा तो दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। दोनों जानते थे कि बैठक के दौरान उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ सकता है। अभी 1 महीना और है। भाई दक्ष, आप क्या करने वाले हैं? दिया ने दक्ष से पूछा। अभ्यास करना और आराम करना। मुझे अपनी नींव और भी मजबूत करनी है। दक्ष ने कहा। वह 1 महीने में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वह मून शैडो माउंटेन पर ही रहकर साधना का अभ्यास करेगा। वह अपनी शक्ति को और स्थिर और मजबूत बनाना चाहता था। उसे कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा था क्योंकि वह जानता था कि वह शीर्षों में आ सकता है। लेकिन 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान क्या होने वाला था, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। उसे खुद को मजबूत बनाना था। ठीक है, अच्छा, मैं भी साधना का अभ्यास करूंगी। मैं तुम दोनों के साथ बराबरी करने की कोशिश करूंगी, दिया ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद दक्ष अपने निवास पर वापस चला गया और साधना का अभ्यास करने के लिए स्वयं को बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। डार्क संप्रदाय, स्पिरिट शाइन और सिल्वर विल संप्रदाय की परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी थी। उन सभी समूहों में भी 30 लोगों का चयन हो चुका था। सिल्वर विल संप्रदाय। इस समय सिल्वर विल संप्रदाय में एक ऊंची इमारत के बाहर 2 मजबूत योद्धा दूर तक ठंडी निगाहों से देख रहे थे। वैदिक 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान अगर मुझे तुम्हारे या दक्ष के खिलाफ लड़ना पड़ा तो मैं निर्दयी हो जाऊंगा, श्रीजीत ने कहा। उसके चारों ओर देव माराकल्प की गहरी रोशनियां चमक रही थी। वैदिक ने श्रीजीत की ओर देखा और ठंडी आवाज में गुर्राया। इस समय कोई हवा में ऊपर उठा और वैदिक के पास पहुंचा। ये रौनक था। वाघेला वंश ने रौनक को सिल्वर विल संप्रदाय भेजने का रास्ता खोज लिया था। रौनक और वैदिक दोनों 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर एक और इमारत के बाहर किसी ने दूर तक देखा और कहा, दक्ष, मुझे लग रहा है कि तुम डिवाइन फायर सिटी में हो। तुम शायद 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लोगे। स्पिरिट शाइन में। इस समय स्पिरिट शाइन में एक व्यक्ति के चारों ओर एक काली धुंध छाई हुई थी। उस व्यक्ति की आंखें काली थी। वह भयानक रूप से पार्श्विक लग रहा था। ये पवित्र सम्राट अभिनव था। छोटे बच्चों, नरसंहार के लिए तैयार हो जाओ। पवित्र सम्राट अभिनव ने दुष्टता और ठंडेपन से कहा।
उसने आगे कहा, दक्ष मैंने सुना है कि तुम भी पूर्वी शहर में हो, भले ही तुम्हारी शारीरिक शक्ति बहुत ज़्यादा हो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। दक्षिणी शहर डिवाइन फायर सिटी के एक और जिले में एक पहाड़ की चोटी पर पाश्विक ऊर्जा आसमान की ओर उठ रही थी। वहां के सभी लोग खूनी और रक्त पिपासु लग रहे थे। वे जन्मजात हत्यारे लग रहे थे। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक शुरू होने वाली थी। उत्तरी शहर में एक समतल भूमि पर एक युवक अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे खड़ा था। उसने नीले रंग का वस्त्र पहना हुआ था और हवा में राजसी ऊर्जा छोड़ रहा था। वह एक अभिमानी राजा जैसा लग रहा था। उसकी आंखें तेज और उसकी दृष्टि एक अद्वितीय योद्धा जैसी थी। वह दूर तक देख रहा था। डिवाइन माउंटेन इस समय डिवाइन माउंटेन की चोटी पर एक व्यक्ति खड़ा था। वह खुश, निश्चित और प्रसन्नचित्त लग रहा था। वह सांसारिक झगड़ों से ऊपर एक सुरक्षित विद्वान की तरह लग रहा था। उसने कोई ऊर्जा नहीं छोड़ी। वह शांत लग रहा था। इसी समय उसके पीछे कोई धीरे धीरे आया। दक्ष उस व्यक्ति को जानता था। वह डिवाइन माउंटेन से आया देवल था। भाई, इस बार 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त करना होगा, देवल ने युवक से कहा। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका संयम अपरिवर्तित रहा। उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक गंजा बौद्ध भिक्षु जो बौद्ध मालाएं लिए हुए था, धीरे धीरे चलता हुआ दूर तक देख रहा था। उसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ ली और धीरे से आंखें बंद कर ली। फिर वह पैर मोड़कर बैठ गया। वह भी पवित्र और सांसारिक झगड़ों से परे लग रहा था। वह मूर्ख भिक्षु फिर से नाटक कर रहा है, देवल ने कहा। हालांकि बौद्ध भिक्षु पहले से ही ध्यान कर रहा था। बाहरी दुनिया का अब उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने देवल की बात पर ध्यान नहीं दिया। कहीं और एक गंजा आदमी धूप सेक रहा था। हालांकि वह कोई बौद्ध भिक्षु नहीं था। वह एक सुंदर महिला से प्रेम प्रसंग कर रहा था। उसने महिला से मुस्कुराते हुए कहा, 9 द्वीपों के महाद्वीप में कई शक्तिशाली योद्धा है। हमें एक जोड़ा बनना चाहिए और बच्चे पैदा करने चाहिए। किसी ने उस गंजे आदमी की बात सुनी और उसे अजीब नज़रों से देखा। 9 द्वीपों के महाद्वीप में अजीबोगरीब चीज़ों की कमी नहीं थी। यहाँ कई प्रतिभाशाली लोग थे। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक शुरू होने वाली थी और किसी ने आश्चर्यजनक रूप से एक खूबसूरत महिला को परेशान करने की हिम्मत की। ये बहुत अजीब था। कहीं और विश्वनाथ शांत भाव से दूर तक देख रहा था। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक शुरू होने वाली थी और वह उसमें भाग लेने वाला था। हालांकि जीवन में पहली बार उसे संदेह हुआ। वहां इतने सारे अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे। क्या वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में शीर्षों में स्थान बना पाएगा? इस समय बलतेज विश्वनाथ से थोड़ी दूरी पर एक पत्थर पर शांति से बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। बलतेज और विश्वनाथ अलग अलग थे। बलतेज कुछ भी नहीं देख पा रहा था। पूर्वी शहर में राजकुमार अर्पित एक सुनहरे महल में पैर मोड़कर बैठा था। उसकी भाव शून्य ऊर्जाएं हवा में फैली हुई थी। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक आखिरकार शुरू होने वाली थी। वह समय तेजी से नजदीक आ रहा था। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए चुने गए सभी प्रतिभाशाली लोगों के विचार अलग अलग थे। वे जानते थे कि जल्द ही उनका मुकाबला दूसरी जगहों के लोगों से होगा। वे सभी लोग शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। शीर्ष पर कौन होगा, सभी सोच रहे थे। डार्क नाइट क्षेत्र में चैंपियन अकादमी कई वर्ष बीत गए थे। चैंपियन अकादमी के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। वे छात्रों की भर्ती करते रहे। आकाशनगर समूह चैंपियन अकादमी का सबसे शक्तिशाली समूह बन गया था। अदिति हमेशा लोगों की भर्ती में व्यस्त रहती थी। हर बार जब वे लोगों की भर्ती करते तो उन्हें चैंपियन पैलेस में ले जाते और आकाशनगर समूह के नेता दक्ष का नाम दिखाते, जो उच्च स्तरीय सम्राट रैंकिंग सूची में सबसे ऊपर था। हर बार नए लोगों के दिल प्रशंसा और इरादे से भर जाते थे। 4 प्राचीन परिवारों ने उस पर अत्याचार किया था और बदले में दक्ष ने अपनी तलवार से मिराज को नष्ट कर दिया था। चैंपियन अकादमी के आकाशीय पर्वतों में इस समय चैंपियन अकादमी के आकाशीय पर्वतों में 2 वृद्ध शतरंज खेल रहे थे। पूर्वज केदारनाथ ने एक मोहरा नीचे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, इन वर्षों में दक्ष ने पवित्र विलास शहर में बहुत उत्पात मचाया था। फिर वह गायब हो गया। अब 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। मुझे लगता है कि दक्ष वहां मौजूद होगा। पूर्वज चिरायु ने अपना मोहरा आगे बढ़ाया और शांति से कहा, दक्ष भले ही शक्तिशाली है, लेकिन 9 द्वीपों का महाद्वीप विशाल है। वहां कई प्रतिभाशाली लोग होंगे। अभी कुछ ही साल बीते हैं। वह इतना भी शक्तिशाली नहीं हो सकता। अगर वह बैठक में भाग लेने के लिए चुना जाता है तो उसे अभी से खुद पर गर्व हो सकता है। चैंपियन पैलेस में उसका नाम चमकता रहेगा। पुराने दोस्त आप दक्ष को कम मानते हैं,
पूर्वज केदारनाथ ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। शायद पूर्वज चिरायु ने कहा। इसी समय कोई आया और दोनों बूढ़े लोगों ने मुड़कर उससे पूछा, क्या हो रहा है? वह व्यक्ति चैंपियन परीक्षा देना चाहता है, नवागंतुक ने कहा। उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। उसकी बात सुनकर दोनों बुजुर्ग मुस्कुराए और पूर्वज केदारनाथ ने कहा, ठीक है, ठीक है, समय के साथ चीजें बदलती हैं। चैंपियन अकादमी भी बदलाव को अपनाती है। इसके बाद पूर्वज केदारनाथ ने खेल जारी रखा। पूर्वज चिरायु अचानक अजीब से लगने लगे। वे गुस्से से आग बबूला हो गए और उनकी आंखें चमक उठी। पूर्वज चिरायु ने गुस्से से कहा, कितना बेशर्म है। लेकिन पूर्वज केदारनाथ हंस पड़े और उन्हें अनदेखा करते हुए चले गए। इन दिनों 9 द्वीपों के महाद्वीप में तारे विशेष रूप से चमकदार थे। ठीक 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के उम्मीदवारों की तरह हिमवंश में हमेशा की तरह चारों ओर खूब बर्फ थी। कुछ बुजुर्ग लोग साथ मिलकर बर्फ पर टहल रहे थे और बातें कर रहे थे। देवांश अब कितना ताकतवर है। इस समय एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, वह अब एक स्वर्गीय योद्धा है। वह निश्चित रूप से 2 साल के भीतर ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंच जाएगा। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा, क्या तुमने कुछ अजीब देखा है? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, कुछ नहीं। अब उसे कई तरह की ऊर्जाओं का एहसास हो गया है। भविष्य में वह उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं में बदल सकेगा। अपने 18वें जन्मदिन से पहले वह जरूर एक महान सम्राट बन जाएगा। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, इससे पहले कि देवांश महान सम्राट स्तर तक पहुंच जाए, उसे बाहर मत जाने देना। उसे बिगाड़ना भी मत। उसे एक नवजात शिशु का दिल बचाकर रखना होगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं समझता हूँ। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, फेरी का क्या? क्या वह अभी भी बाहर आने से इनकार कर रही है? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, हाँ, वह एकांत में ध्यान कर रही है। कभी कभी वह देवांश को प्रशिक्षण देने में मदद करती है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई उसका पीछा करता रहता है। उसे कुछ नहीं होगा। इसके अलावा वह अब एक महान सम्राट बनने की कोशिश कर रही है। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा, उस पर ज्यादा दबाव मत डालो। क्या कुशंक वापस आ गया है? बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है। दूसरे बूढ़े व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। अगर मुझे ठीक से याद है तो 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक जल्द ही शुरू होने वाली है। कुछ लोगों को देखने के लिए भेजो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इसी समय कहीं और बादलों के ऊपर एक दिव्य महल तैर रहा था। एक युवक दिव्य महल के अंदर पैर मोड़कर बैठा था और उसकी आंखें बंद थी। उसके पीछे 81 प्राचीन द्वार थे और उनमें एक भयानक सिरबंद ऊर्जा थी। उससे कुछ ही दूरी पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह किसी देवता जैसा लग रहा था। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे। वह शांत और स्थिर दिख रहा था जब वह उस युवक को देख रहा था जो साधना कर रहा था। इसी समय उस युवक ने आंखें खोली और अचानक 81 प्राचीन द्वार 9 द्वारों में बदल गए और फिर उसके रक्त में विलीन हो गए। वह युवक मुस्कुराया और अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर देखते हुए बोला, शिक्षक, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मुझे शिक्षक मत कहो, मेरा कोई शिष्य नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांति से कहा। उसकी बात सुनकर युवक ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दिल में आप मेरे शिक्षक हैं। आपके बिना मैं आज जो हूँ वह नहीं होता। युवक ने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे दिल में आप मेरे शिक्षक हैं। आपके बिना मैं आज जो हूँ वह नहीं होता। जैसी आपकी इच्छा। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक करीब आ रही है। अगर आपके पास समय हो तो आप जाकर देख सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शांति से कहा। फिर वह प्रकाश की किरण में बदल गया और गायब हो गया। युवक ने उस आकृति को गायब होते देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। हालांकि उस व्यक्ति ने उसे बहुत कुछ सिखाया था, फिर भी उसके पास कुछ रहस्यमय और अथाह शक्तियां थीं। हालांकि युवक को यह भी नहीं पता था कि वह कौन है। वह बस इतना जानता था कि वह बेहद ताकतवर है, उसकी कल्पना से भी ज्यादा ताकतवर। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जो शरीर उसने देखा था वह उस आदमी का असली शरीर था भी या नहीं। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसकी आकृति चमक उठी और वह चला गया। डिवाइन फायर सिटी पूर्वी शहर मून शैडो माउंटेन में। इस समय मून शैडो माउंटेन के मुख्य मंच पर सभी शक्तिशाली योद्धा एकत्रित हुए। उनमें से 30 ने सुनहरे वस्त्र पहने हुए थे। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। उनके पीछे बहुत से लोग थे। वे सभी लोग जिन्हें डिवाइन फायर सिटी में स्वीकार किया गया था। उनके सामने एक वृद्ध किंतु शक्तिशाली योद्धा आंखें बंद किए खड़ा था। उसने बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं छोड़ी।
हालांकि भीड़ जानती थी कि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। वह इन लोगों को 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए शहर के भीतरी भाग में ले जाने वाला था। क्या सब लोग यहाँ हैं? बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से पूछा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने तुरंत कहा, हम कभी भी जा सकते हैं। सब लोग यहाँ हैं। ठीक है, बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा। उसने अपनी आंखें खोली। लोगों को लगा कि यह आंखें उन्हें बेहोश कर देंगी। उसने भीड़ की तरफ देखा। उसे देखकर सबके मन में एक ही विचार था, ये बूढ़ा आदमी बहुत डरावना था क्योंकि सब यहाँ हैं। तो चलिए, बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा। उसने हाथ हिलाया और अचानक एक चमकदार रोशनी ने भीड़ को घेर लिया। फिर सभी हवा में ऊपर उठ गए और प्रकाश की किरण में बदलकर गायब हो गए। वे टेलीपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन भीड़ समझ गई कि इस गति पर गति और टेलीपोर्टेशन में ज़्यादा फर्क नहीं था। यह एक भयावह गति थी। कुछ सेकंड बाद भीड़ अचानक रुक गई। उन्होंने इधर उधर देखा और पाया कि उनके आसपास कुछ भी नहीं है। वे किसी और ही जगह में पहुंच गए थे। उनके सामने एक विशाल दरवाजा था। ये गरिमा में और भव्य दोनों लग रहा था। उस पर कुछ भव्य नक्काशी थी जो बिल्कुल सजीव लग रही थी। वह दरवाजा वाकई प्रभावशाली था। ये डिवाइन फायर सिटी के भीतरी हिस्से का दरवाजा है। उस पार क्या है? दक्ष ने दरवाजे का अध्ययन करते हुए सोचा। ऐसा लग रहा था जैसे यह विशाल दरवाजा दो दुनियाओं को अलग करता हो। डिवाइन फायर सिटी के 12 जिले बाहर क्यों थे? डिवाइन फायर सिटी का भीतरी हिस्सा किस तरह का था? दोनों हिस्से आपस में जुड़े क्यों नहीं थे? दक्ष ने सोचा। इस समय तेज हवा चलने लगी। भीड़ ने मुड़कर देखा तो काले कपड़े पहने लोगों का एक समूह दिखाई दिया। वे लोग डाक संप्रदाय द्वारा लाए गए थे। कुछ ही देर में 2 और समूह भी आ पहुंचे, सिल्वर विल संप्रदाय और स्पिरिट शाइन। दक्ष ने कुछ लोगों को देखा जिन्हें वह जानता था। उन्हें दूसरे समूहों द्वारा लाया गया था। तो सब लोग यहाँ हैं। सिल्वरविल संप्रदाय के शक्तिशाली योद्धा ने शांति से पूछा। सभी समूहों के नेताओं ने सिर हिलाया और किसी ने कहा, दरवाजा खुलने का समय हो गया है। इसी समय विशाल दरवाजा अचानक जगमगा उठा। देखते ही देखते विशाल दरवाजा चमकने लगा और चमकदार रोशनियां आसमान की ओर उठने लगी। लोगों ने अपने सिर ऊपर उठाए। उनके दिल धड़क रहे थे। उन्हें कुछ दिखाई दे रहा था। उनके सामने 12 रोशनियां थीं जो शाश्वत और अविनाशी लग रही थी। डिवाइन फायर सिटी का भीतरी भाग खुल गया है। भीड़ ने सोचा। इस समय 12 जिलों से आए हर समूह के सामने एक विशाल दरवाजा था। 12 दरवाजे अब अपने आप खुल गए थे। भीड़ ने विशाल दरवाजे को देखा, लेकिन अंदर केवल चमकदार रोशनी दिखाई दी। इधर चारों शक्तिशाली योद्धा मुड़े और भीड़ की ओर देखते हुए कहा, दरवाजा पार करो। तुम सबको सख्त नियमों का पालन करना होगा। अगर तुम नियम तोड़ोगे तो मारे जाओगे, समझे? हाँ, सभी ने सिर हिलाते हुए कहा। इस समय चारों शक्तिशाली योद्धा विशेष रूप से गंभीर लग रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। हमारे पीछे आओ, उन्होंने एक साथ कहा और मुड़े और दरवाजा पार कर गए। कई लोगों ने गहरी सांस ली। वे सभी डिवाइन फायर सिटी के भीतरी हिस्से को देखना चाहते थे और जानना चाहते थे कि अंदर कैसा नज़ारा था। सभी लोग दरवाजा पार कर गए। हालांकि जब उन्होंने दरवाजा पार किया और दरवाजे के अंदर का नज़ारा देखा तो वे दंग रह गए। क्या ये डिवाइन फायर सिटी का भीतरी हिस्सा है? भीड़ ने सोचा। इस समय वे केवल एक असीम शून्यता ही देख पा रहे थे। उनके सामने कई मंच थे जो हवा में तैर रहे थे। चलो चले, चारों शक्तिशाली योद्धाओं ने आगे बढ़ते हुए कहा। भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक मंच पर पहुंच गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, वे बस उनका अनुसरण कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मंच चमकने लगा। एक भयानक तूफानी हवा चलने लगी और कई ऊर्जा तरंगे ऊपर नीचे होने लगी। मंच हिलने लगा और ऊपर उठने लगा। क्या हो रहा है? दक्ष और कुछ अन्य लोगों ने कहा। वे कहाँ जा रहे थे? किसी को पता नहीं था। मंच ऊपर उठता रहा। किसी को पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वे हिले नहीं। दक्ष ने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा। एक गर्म रोशनी मंच और भीड़ को रोशन कर रही थी। अंततः विशाल मंच रुक गया और मंच पर मौजूद लोगों को अपने आसपास सब कुछ दिखाई देने लगा। उनके ऊपर विशाल नीला आसमान था और उनके आसपास कई इमारतें थीं। इस समय कई लोग उन्हें देख रहे थे, मानो उनका इंतजार कर रहे हो। यह क्या है? मंच पर मौजूद योद्धाओं ने हैरान होकर कहा। वे कहाँ थे? क्या ये डिवाइन फायर सिटी का भीतरी हिस्सा था? उन्होंने सोचा। फॉर्चून सिटी में आपका स्वागत है, इस समय किसी ने कहा। उसकी बात सुनकर लोगों के दिल धड़कने लगे। दक्ष हैरान रह गया। फॉर्चून सिटी,
वह फॉर्चून सिटी को जानता था। उस छोटी सी दुनिया में वह बेहद कमजोर था, लेकिन वह फॉर्चून सिटी गया था। फॉर्चून सिटी विंध्याचल के मध्य भाग में था। हालांकि क्या इस समय वह पुनः फॉर्चून सिटी में था? दक्ष ने सोचा। दक्ष ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आसमान से उतर रहा है। उसे देखकर दक्ष की भौहें तन गई। उसकी आंखें अचानक तेज रोशनी से भर गई। वह उस बूढ़े आदमी को घूर रहा था जिससे उसका फिर मिलना तय था। वह बूढ़ा आदमी भविष्यवक्ता था। उसकी साधना का स्तर अभी भी रहस्यमय और अथाह है, लेकिन अब वह मुझे ज्यादा वास्तविक लग रहा है। दक्ष ने सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भविष्यवक्ता यहाँ था। 9 द्वीपों के महाद्वीप के मध्य भाग में वह एक बार फिर भविष्यवक्ता को देख सकता था। उस छोटी सी दुनिया में उसने जो फॉर्चून सिटी देखा था वह क्या था, और क्या वहाँ असली भविष्यवक्ता था? दक्ष ने सोचा शायद वहाँ फॉर्चून सिटी और भविष्यवक्ता असल में थे ही नहीं। शायद वे बस परछायां थी। दक्ष ने सोचा। इधर भविष्यवक्ता ने भीड़ की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, इस बार 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक का प्रभार फॉर्चून शाइन के पास है। पहले बैठक के बारे में बात करते हैं। 9 द्वीपों के महाद्वीप के सभी प्रतिभाशाली लोग डिवाइन फायर सिटी में आने के लिए एकत्रित हुए हैं। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक हर 100 साल में होती है, लेकिन डिवाइन फायर सिटी के शक्तिशाली समूह अपनी जुबान बंद रखते हैं। वे इस आयोजन के रहस्यों का खुलासा नहीं करते। आप में से कुछ लोग यहाँ भाग लेने आए हैं और कुछ देखने आए हैं। जब आप जाएं तो यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को ना बताएं। बाहर के लोग देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वे नहीं जानते कि हम कहाँ हैं। भविष्यवक्ता ने कहा, मैं समझ गया। सभी ने सहमत होते हुए कहा। वे समझ गए कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक 9 द्वीपों के महाद्वीप का सबसे बड़ा युद्ध मंच था। प्रतिभागियों के लिए यह एक नए जीवन की शुरुआत हो सकती है। हमेशा की तरह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के दौरान बहुत से लोग मरेंगे। अगर आप प्रतिभाशाली भी हैं तो भी आप यहाँ मर सकते हैं। इसलिए अगर आप अभी जाना चाहे तो जा सकते हैं। कोई आपको रुकने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। यह आखिरी बार है जब मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई जाना चाहता है? भविष्यवक्ता ने गंभीरता से कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था। वे भाग कैसे सकते थे? खतरनाक होने पर भी उन्हें लड़ना तो था। इधर जब भविष्यवक्ता ने देखा कि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह गमजोशी से मुस्कुराया और बोला, अंत में 100 लोगों का चयन किया जाएगा। उन लोगों को डिवाइन फायर सिटी के भीतरी भाग में अपनी इच्छा अनुसार आने जाने की अनुमति होगी। निसंदेह भविष्य में उन्हें पता चल जाएगा कि डिवाइन फायर सिटी का भीतरी भाग वास्तव में कहाँ है और वह क्या है। भविष्यवक्ता की बात सुनकर लोग फिर से चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि डिवाइन फायर सिटी का भीतरी हिस्सा कोई साधारण चीज नहीं थी। हो सकता है कि डिवाइन फायर सिटी का भीतरी हिस्सा ही 9 द्वीपों के महाद्वीप का असली केंद्र हो और यही वह जगह हो जहां वास्तविक शाइन थे। इस समय दक्ष और कई अन्य लोगों ने इस बारे में सोचा। उन्हें अपने आसपास शराइनों का कोई निशान नहीं दिखाई दिया। हालांकि 9 द्वीपों के महाद्वीप में शाइनों के बारे में कई किंवदंतियां थीं। हो सकता है कि डिवाइन फायर सिटी के भीतरी भाग में उन्हें आखिरकार सच्चाई का पता चल जाए। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में केवल 100 लोगों का चयन किया जाएगा और उन्हें 9 द्वीपों के महाद्वीप के केंद्र में जाने का अवसर मिलेगा। हर 100 साल में 100 लोग, यानी औसतन साल में सिर्फ एक व्यक्ति। दक्ष ने सोचा, शीर्ष 50 लोगों को फॉर्चून सिटी का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। दूसरे शब्दों में एक शाइन के अनुयायी बनने का अवसर। बेशक, क्योंकि इस वर्ष इस आयोजन की जिम्मेदारी हमारी फॉर्चून श्राइन की है, इसलिए आपको फॉर्चून श्राइन का अनुयायी बनने का अवसर मिलेगा। भविष्यवक्ता ने कहा, शीर्ष 10 योद्धाओं को फॉर्चून श्राइन में मुख्य शिष्य बनने का अवसर मिलेगा। भविष्यवक्ता ने आगे कहा, यह सुनकर सबके दिलों में हलचल मच गई। अगर वे शीर्ष 10 में आ जाते तो वे किसी श्राइन के मुख्य शिष्य बन जाते। आमतौर पर जब वे किसी श्राइन के शिष्यों के बारे में सुनते तो वे साधारण शिष्यों के बारे में सुनते। साधारण शिष्यों को मुख्य शिष्य बनने के लिए महान योग्यताएं प्रदर्शित करनी पड़ती थी। निसंदेह शीर्ष 3 योद्धाओं को और भी ज्यादा मिलेगा। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के समापन के बाद आपको उपहार मिलेंगे। भविष्य